नमस्कार, स्वागत है आपका 89 नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। इस शो में हम इस पूरे हफ्ते किस तरह का कारोबार रहा बाजार पर, इस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको सोमवार के लिए भी तैयार करेंगे कि अगले हफ्ते बाजार की चाल कैसी हो सकती है। उसको देखते हुए आगे कौन से इवेंट्स पर आपको नजर रखनी है, इस पर भी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो कि आपको उन स्टॉक्स पर और आपके लिए रणनीति बताएंगे और कुछ भरोसेमंद सलाह भी देंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बाजार पर। और इस पूरे हफ्ते हमने देखा कि बाजार में लगातार एक तेजी बनी रही और लगातार पांचवा सेशन था जब हमने मजबूती के साथ यहां पर बाजार में क्लोजिंग देखी। सबसे ज़्यादा तेज़ी थी रियल्टी स्टॉक्स में, फार्मा में रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले, ऑटो में रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले, जिसमें कि सोना, बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन जैसे स्टॉक्स ने लीड किया। इसके अलावा सरकारी बैंकों में हमने देखा कि लगातार 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा और वहां पर पंजाब एंड सिंध बैंक, आईओबी जैसे स्टॉक्स में कमजोरी देखने को मिली। और निफ्टी आईटी इंडेक्स देखें तो वहां पर भी हम वीकनेस ही देख रहे थे। तो ये था आज का कारोबार। और लेकिन इस पूरे हफ्ते बात करें तो निफ्टी में 0.80% की तेजी देखने को मिली और निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो सपाट क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली। लेकिन टॉप गेनर था रियल्टी इंडेक्स, जिसमें कि 4% की बढ़त देखने को मिली। एफएमसीजी शेयरों की बात करें तो 1.5% की तेजी थी। वहीं आईटी और सरकारी बैंकों में वीकनेस देखने को मिली। अगर निफ्टी गेनर्स की बात करें तो ये पूरा हफ्ता एमएनएम के नाम था और पूरे हफ्ते करीब 5% की तेजी थी। वहां पर ग्रासिम में भी कुछ एक्सपेंशन की खबरें यहां पर निकल कर आ रही थी, जिसके चलते करीब 4% ऊपर ग्रासिम में कारोबार हुआ। आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा और नेस्ले में भी 3 से 4% की तेजी देखने को मिली है। अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प कमजोर था, 3.5% की गिरावट थी। उसके बाद कोल इंडिया, बीपीसीएल, डीवीज लाइफ और एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक्स में भी हमने वीकनेस देखी, करीब 2 से 5% की। तो ये था इस हफ्ते का पूरा सत्र। लेकिन चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं और उनसे हम समझेंगे कि बाजार में क्या करना चाहिए। और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़े हैं, निमेश ठाकर, और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल प्रार भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। तो निमेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये पूरा हफ्ता हमने रिकॉर्ड लेवल्स देखा, 22,200 के पार भी बाजार निकला, लेकिन उसके बाद हम देख रहे थे कि वो ऊपरी स्तर में भी बाजार कहीं ना कहीं अटक रहा था, बहुत डिसाइसिवली इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। और आज भी हमने ऐसे ही कुछ देखा, क्लोजिंग जो हुई वो सपाट ही देखने को मिली है। अब जब अगले हफ्ते सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए और अब निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहा है? वेरी गुड आफ्टरनून पूजा। डेफिनेटली मार्केट में आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं जो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन का माहौल जो है देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर जहां पर हम लोगों ने एक अच्छी रैली देखी थी, वहां पर कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। प्लस अगर आप निफ्टी की बात करें तो लार्ज कैप के अंदर भी कुछ चुनिंदा लार्ज कैप है जहां पर एचडीएफसी बैंक हमने देखा कि एक अच्छा कर रहा है और अदर्स आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के अंदर सपोर्ट मिल रहा है, बट ब्रॉडर बेस के अंदर खास करके जो रैली आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं मार्केट के अंदर अभी जिस तरह से पिछले 4 महीने में हम लोगों ने देखा है कि एक वन वे मोमेंटम है, मार्केट्स में कहीं न कहीं एक डिस्ट्रीब्यूशन का फेज़ स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वीक जो है वो एक्सपायरी भी रहेगी, तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा वो 1900 के आस-पास का रहेगा। अगर 22,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर निफ्टी पिछले 2-3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि सस्टेन हो रही है। अगर 22,000 का लेवल ब्रेक होता है या 21,900 के नीचे निफ्टी बंद होती है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं वो ट्रिगर रहेगा मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग का। तो फिलहाल ऊपर के अंदर जो लेवल आ रहा है वो 22,350 के आस-पास का आ रहा है और नीचे की तरफ जो है 21,900, यानी ये 450 पॉइंट की रेंज के अंदर निफ्टी आने वाले दिनों में रह सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी शेयरों पर। लेकिन कुणाल जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, इस हफ्ते हमने देखा कि कुछ मिड कैप आईटी जो मिड कैप स्टॉक्स थे वहां पर भी एक्शन बना रहा। मिसाल के तौर पर ये पूरे हफ्ते अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो पेटीएम और वोडा आइडिया जैसे स्टॉक्स रिकवर होते हुए दिखाई दिए। अ, ये इन शेयरों पर क्या सलाह देंगे? क्या अगले हफ्ते भी ये तेजी जारी रह सकती है या फिर निवेशकों को और जो भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उन्हें जब भी मौका मिले मुनाफा बुक करके निकल जाना चाहिए?
सबसे पहले पेटीएम की बात कर लेते हैं। आए दिन पेटीएम में टेक्निकल फंडामेंटल के इस पे देखने जाए ना तो न्यूज़ कम है, लेकिन मोस्टली आरबीआई और सेबी की ओर से ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रही है। मेरा जो व्यू है पेटीएम को लेके वो यही है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर लोअर सर्किट लगती है तो चांसेस ये है कि स्टॉक हमें नीचे 250 तक भी देखने को मिल सकता है। तो पर्टिकुलरली पेटीएम को लेके मेरा व्यू यही है कि अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो लेके निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। नए पैसे स्टॉक में नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी पर्टिकुलरली स्टॉक को लेके बहुत ज्यादा है, जिस हिसाब से रिसेंटली आरबीआई ने भी कमेंट किया था उसको लेके। सो पेटीएम में यस प्रॉफिट मिल रहा है, लेके निकल जाइए। वोडाफोन आइडिया जिस हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है एंड अगर कोई भी गिरावट आती है तो मेरा मानना ये है कि स्टॉक में खरीदारी करके चलना चाहिए। अगर 15 रुपए तक कोई भी गिरावट आती है तो मैं कहूंगा कि एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पे क्रिएट होगा। स्टॉक ने ऑलरेडी वीकली चार्ट पे देखने जाए तो 16 रुपए एंड 90 पैसे का ब्रेकआउट तो दे दिया है। तो अगर पुल बैक आता है तो मैं कहूंगा बाई करे। ऊपर में लाइकली चांसेस है स्टॉक में 27 से 28 रुपए तक की भी मोमेंटम दे सकता है। तो पेटीएम में मेरा नेगेटिव व्यू है, आइडिया में मेरा फिलहाल पॉजिटिव व्यू है। तो वोडाफोन आइडिया में पॉजिटिव व्यू, लेकिन पेटीएम में थोड़ा सतर्क नजरिया है। जब वो मौका मिले तो निकलने की सलाह आपको यहाँ पर दी जा रही है। निमेश जी, इस बार अब निफ्टी स्टॉक्स की बात करते हैं जो कि इस बार की तेजी को लीड कर रहे थे, और इसमें दो स्टॉक्स का नाम है। एक तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली, और ग्रासिम ने भी इस पूरे हफ्ते काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया कुछ खबरों के चलते। यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। क्या व्यू बन रहा है आपका इन दोनों ही स्टॉक्स पर? लीड तो लिया है निफ्टी में, बट अगले हफ्ते भी क्या इन दोनों स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए और तेजी के लिए, और ट्रेडर्स को क्या सजेस्ट करेंगे? क्लासिक के अंदर जो न्यूज आई थी, पेंट सेगमेंट के अंदर जो है वो बिजनेस अभी प्लांट स्टार्ट हो रहे हैं, और पेंट सेगमेंट के अंदर भी इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। डेफिनेटली जो मार्केट है जिसके अंदर एक देखें तो ओनली मेजर 3 प्लेयर है, एशियन पेंट, बर्गर पेंट, और जहाँ पर एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी है। डेकोरेटिव सेगमेंट के अंदर जो है वो काफी अपॉर्चुनिटी है, बट मेन पर्सन जो है वो भी डिमांड का है। एग्जिस्टिंग अभी आप देखें पेंट कंपनी ने तो पिछले 1 साल के अंदर जब निफ्टी को काफी हद तक अंडर परफॉर्म किया है। मुझे लग रहा है जब तक रूरल रिकवरी नहीं आती है और रूरल डिस्क्रिशनरी इनकम नहीं बढ़ती है, तब तक ये पेंट कंपनी को एज ए बिजनेस मॉडल देखे तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक चैलेंज इसके सामना कर रही है। ऑल ओवर मुझे लगता है कि ग्रासिम के अंदर जो अदर सेगमेंट्स है वो काफी अच्छा कर रहे हैं, और उसकी वजह से हम लोग ग्रासिम के अंदर जो है अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। बट फिलहाल मेरा व्यू ग्रासिम के अंदर जो है बुलिश है। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ग्रासिम में 2450 के टारगेट प्राइस आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, इसी उम्मीद है। बट ऑल ओवर व्यू ग्रासिम के अंदर बुलिश है। ग्रासिम के अंदर अभी भी बुलिश नज़रिया है। फंडामेंटल लिहाज से भी कंपनी अच्छी दिखाई दे रही है। पेंट सेगमेंट में कंपनी ने एंट्री ली है, खबर पॉजिटिव थी कंपनी के लिए, और अभी भी यहाँ पर आगे के लिए पॉजिटिव नज़रिया ही नज़र आ रहा है। रियल एस्टेट स्टॉक्स, यहाँ पर कुणाल जी क्या सजेस्ट करेंगे? ये जो रियल एस्टेट स्टॉक्स में इस पूरे हफ्ते तेज़ी देखी, और अगर सेक्टरल गेनर की बात करें तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स जो था वो सबसे ज़्यादा चलने वाला इंडेक्स था। करीब 4% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। इसमें ओबराय रियल्टी, डीएलएफ, प्रेस्टीज एस्टेट्स जैसे स्टॉक्स में शानदार तेज़ी देखने को मिली है। अभी भी क्या कोई स्टॉक्स हैं जहाँ पर क्या आपको खरीदारी के मौके दिखाई दे रहे हैं? काफी अच्छी मोमेंटम थ्रू आउट द वीक हमें रियल एस्टेट सेक्टर में देखने को मिली है। एंड बहुत सारे स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई बना ली है, अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं, काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ कर रहे हैं। लेकिन सब में एक स्टॉक ऐसा है जो फिलहाल मेरी नजर में है, गोदरेज प्रॉपर्टीज। उसको लेके पॉजिटिव न्यूज भी है, लाइकली चांसेस से स्टॉक आने वाले दिनों में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। रिसेंट का जो टॉप था 2455 का, वो भी स्टॉक ने ब्रेक किया हुआ है, एंड ऑल टाइम हाई जो उसका लगा हुआ था 2600 के अराउंड काउंटर, वो भी टच कर सकता है। तो मेरा व्यू गोदरेज प्रॉपर्टीज में फिलहाल पोजीशन लॉन्ग करके चलने का बन रहा है। स्टॉक का अभी देखने जाए तो 2480 के अराउंड उसका क्लोजिंग है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हम जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे, 2380 का टारगेट 2555 का पहला रहेगा, और जैसे ही ये ब्रेक होता है ऊपर में 2700 तक के भी लेवल हमें गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखने को मिल सकते हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज का फिलहाल व्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो रियल एस्टेट स्टॉक्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज में पॉजिटिव व्यू,
और इस पूरे हफ्ते हमने देखा 8% तक की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी। लेकिन अंडर परफॉर्मेंस वाले स्टॉक्स की भी बात करते हैं और इस पूरे हफ्ते सरकारी बैंक, आईटी स्टॉक्स जैसे जो शेयर थे वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। बीच में थोड़ा बहुत एक्शन हमने आईटी स्टॉक्स में देखा, लेकिन पूरे हफ्ते की बात करें तो नेगेटिव रिटर्न ही निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिला। 1% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। निमेश जी, इसमें सबसे पहले तो सरकारी बैंकों पर अपनी राय दीजिए। काफ़ी ज़्यादा अब वॉलेटाइल हो चुके हैं ये तमाम स्टॉक्स। कभी तो बहुत तेज़ी दिखती है और कभी करेक्शन भी दिखाई देता है, तो काफ़ी भारी दिखाई देता है। ऐसे में रिटेल निवेशक क्या करें और किन स्टॉक्स पर नज़र रखें? देखिए, गवर्नमेंट कंपनीज की अगर बात करें तो डेफिनेटली आपने सही कहा कि वोलेटिलिटी काफी बढ़ गई है। मेरा मानना है कि अभी यहाँ से जो सिनेरियो होगा, काफी हद तक हम लोगों ने एक मोमेंटम देख लिया है। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जो है वो रखना ज्यादा पड़ेगा। ब्रॉडर बेस रैली सरकारी कंपनियों में आएगी और काफी एक सरकारी कंपनीज है, उसके वैल्यूएशन से जो है फेयर वैल्यू से काफी महंगी हो गई है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रेटेजी भी अपनानी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगा। मुझे लग रहा है कि पीएसयू सरकारी कंपनीज है, जहाँ पर एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, ये स्टॉक में काफी टाइम से ये चैनल पे रिकमेंड करता आया हूँ। मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट है। आने वाले दिनों में ये स्टॉक के अंदर और बढ़ोतरी मिल सकती है, तो पीएसयू बैंक्स के अंदर आप जा सकते हैं। सेकंड थिंग बात करें तो आईआरसीटीसी जो है वो मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये लेवल से। मुझे लग रहा है कि आईआरसीटीसी के अंदर भी वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा बहुत है। हालांकि स्टॉक अभी चल गया है, बट यहाँ से हम लोग जो है वो बेटर प्राइसिंग उम्मीद कर रहे हैं। तो सिलेक्टेड काउंटर सरकारी कंपनी के अंदर जो है वो देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है क्लियरली। और पब्लिक सेक्टर बैंक मुझे यहाँ से काफी अच्छी लग रही है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक अच्छे लग रहे हैं और ऐसे में आईआरसीटीसी जैसे स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स पर भी आप नज़र रख सकते हैं। एक स्टॉक जिसके बारे में काफ़ी बात हुई कुणाल जी, वो था एनएचपीसी। इस पूरे हफ्ते हमने देखा कुछ ना कुछ एक्शन भी नज़र आया एनएचपीसी में और काफ़ी सारे सवाल भी एनएचपीसी को लेकर पूछे गए। हालांकि ये पूरा हफ्ता इस स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन हमने देखा था कि स्टॉक चला भी काफ़ी। एनएचपीसी में मौजूदा स्तर पे क्या करना चाहिए? एंट्री ले स्टॉक में? वेल, व्यू फिलहाल एनएचपीसी को लेके थोड़ा सा नेगेटिव बन रहा है, क्योंकि एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, वापस एक बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन ऊपरी लेवल पे वो सस्टेन नहीं हो पाया। मेरा ये मानना है कि अगर स्टॉक में कोई भी गिरावट आती है नीचे 80 तक, 80 तक की गिरावट आती है, तो ही उसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। तब तक के लिए काउंटर से दूरी बनाए रहनी चाहिए। तो ये है सलाह एनएचपीसी पर। अब चलिए बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की, जहां पर कि हम आपको बताएंगे कि फंडामेंटल लिहाज से मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो रुक करते हैं अगले सेगमेंट का वीआईपी शेयर। निमेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपकी तरफ से आज का वीआईपी शेयर कौन सा होगा? देखिए, मेरी तरफ से जो वीआईपी शेयर है वो केम्स लिमिटेड का है। कंपनी आरटीए है और 70% मार्केट शेयर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के अंदर जो डेटा मैनेज करते हैं वो 70% मार्केट शेयर केम्स के पास है। जिस तरह से अगर कंपनी के वैल्यूएशन रेशियो देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी काफी हेल्दी है, मोर देन 40% का है। डेफिनेटली कंपनी के अंदर जिस तरह से हम लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर अभी ग्रोथ देख रहे हैं और एसआईपी फ्लो बढ़ रही है, नए निवेशक आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतर स्टॉक बन सकता है। एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस एनवायरनमेंट है। और सेकंड थिंग देखें तो पिछले क्वार्टर्स के जो रिजल्ट आए थे वो रिजल्ट काफी बेहतरीन आए थे। 46% जो है कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं आने वाले दिनों में केम्स जो है ये वोलेटाइल मार्केट के अंदर एक बेहतरीन कर सकता है। तो केम्स के अंदर मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। मुझे लग रहा है कि 3525 यानी 3525 पहला टारगेट रहेगा 3 महीने के लिहाज से और दूसरा टारगेट 3750 का रहेगा। 2900 के एक स्टॉप लॉस है। केम्स को मैं एक 3 महीने के लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 3 महीने के लिहाज से बाय रिकमेंड करता हूँ। ओके, तो कैम्प्स इंडिया लक्ष्य 3525 और उसके ऊपर निकला तो 3750 के लेवल्स यहाँ पर दिखाई देने। स्टॉप लॉस होगा 2900 का। ये है सलाह निवेश की तरफ से। कुणाल जी, अब आपके भी अपने आपकी तरफ से वीआईपी शेयर कौन सा होगा? स्टॉक है सबसे पहला आईआरसीटीसी, जिस हिसाब से स्टॉक में अभी मोमेंटम है, स्टॉक ने जो सपोर्ट लिया हुआ है 964 के अराउंड का क्लोजिंग है, बाय करके चलने की सलाह है। 940 के एसएल के साथ
टारगेट 985 का पहला है, और जैसे ही ब्रेक होता है 1015 का दूसरा टारगेट भी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा स्टॉक है एयू बैंक फिलहाल 600 के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 580 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। एंड जिस हिसाब से अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस 620 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है, और जैसे ही ब्रेक होगा 640 का दूसरा टारगेट भी हमें स्टॉक दिखा सकता है। तो आईआरसीटीसी एंड एयू बैंक दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह कुणाल जी की तरफ से। आईआरसीटीसी अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर। थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे पीएसयू शेयरों पर 985 और 1015 के भी लेवल्स आ सकते हैं इस स्टॉक में। तो ये है सलाह कुणाल जी की तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले हफ्ते कौन कौन से अहम इवेंट्स हैं जहां पर कि आपको नज़र रखनी है ये समझ लेते हैं। बताने के लिए हमारे साथ स्नेही मौजूद हैं। स्नेही, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी बिल्कुल, तो आइए देखते हैं कि अगले हफ्ते की ट्रेडिंग सेशन के लिए बाजार की नज़र कहाँ रहेगी और कौन से महत्वपूर्ण क्यूज़ है जिन पर आपको अपना ध्यान बनाए रखना है। 26 फरवरी की बात करते हैं तो मुक्का प्रोटीन्स का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और जीपीटी हेल्थ केयर का आईपीओ बंद हो जाएगा। और 26 जनवरी आखिरी दिन है शेयर्स खरीदने के लिए डिविडेंड एलिजिबिलिटी के लिए नैटको फार्मा, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स और फिनोटेक्स केमिकल्स। 27 फरवरी की बात करते हैं तो प्लैटिनम इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ खुलेगा। उसके साथ साथ एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स ये आईबीओपी सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इंटरनेशनल एनर्जी वीक है जो कि लंदन में है, तो उसकी शुरुआत भी 27 फरवरी से होगी। आईसीआईसीआई बैंक का बोर्ड मिलेगा ये कंसिडर करने के लिए कि उनको आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के शेयर्स डीलिस्ट करने हैं या नहीं। वोडाफोन आइडिया का बोर्ड मिलेगा फंड रेजिंग के लिए। पैसा लो डिजिटल का बोर्ड मिलेगा एनसीडी इश्यूएंस के लिए वाया प्राइवेट प्लेसमेंट। और आखिर में साउथ इंडियन बैंक के जो शेयर्स हैं वो एक्स राइट्स इश्यू ट्रेड होंगे 1:4 के रेशियो में, तो इन सारे काउंटर्स पर ध्यान बनाए रखेगा। 28 फरवरी की बात करते हैं तो फीएम इंडस्ट्रीज़ के जो शेयर्स है वो एक्स बोनस ट्रेड होंगे 1:1 के रेशियो में। और G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक की मीटिंग होगी साओ पौलो में। 29 फेब की बात करते हैं तो MSCI इंडेक्स के चेंजेस होंगे। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज आईपीओ बंद होगा। एक्जिकॉम टेली सर्विसेज का आईपीओ भी सब्सक्रिप्शन के लिए बंद हो जाएगा। और निफ्टी और निफ्टी बैंक का मंथली एक्सपायरी भी रहेगा। पीएफसी का बोर्ड जो है वो फंड रेजिंग के लिए मिलेगा। और आखिरी दिन होगा जुपिटर वैगन्स के शेयर्स खरीदने के लिए, उसके डिविडेंड की एलिजिबिलिटी के लिए। और बजाज ऑटो का रिकॉर्ड डेट भी है 29 फेब, तो इन सारे काउंटर्स पर अपना ध्यान बनाए रखेगा। और आखिर में 1 मार्च के बारे में बात करते हैं। मंथली ऑटो सेल्स और S&P ग्लोबल BMI डेटा आएगा इंडिया के लिए। और भारत हाईवेज इनविट का जो आईपीओ है वो सब्सक्रिप्शन के लिए बंद हो जाएगा। तो इन सारे काउंटर्स पर अपना ध्यान बनाए रखेगा। ठीक है, तो अगले हफ्ते हम देखेंगे कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफ़ी सारे हैं और ग्लोबल इवेंट्स भी रहेंगे जिस पर कि हमारी नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनिए आपका ये सभी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। निमेश जी, कुणाल जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।